सोचिए आप कॉकपिट में बैठे हैं, हाथ कंट्रोल पर, बाहर सिर्फ अंधेरा और हजारों फीट नीचे काला हिंद महासागर। अचानक अलार्म बजता है, केबिन से धुएं की बदबू आने लगती है, इंस्ट्रूमेंट्स एक एक कर फेल होने लगते हैं और रेडियो पर पीछे से चीखें सुनाई देती हैं। आप जानते हैं कि आपके पीछे 140 जिंदगियां हैं और सामने कोई जमीन नहीं, सिर्फ पानी ही पानी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस जलते हुए बोइंग 747 को 140 यात्रियों के साथ सुरक्षित उतार पाएंगे, या फिर ये उड़ान समंदर में ही खत्म होने वाली है? ये कोई छोटी उड़ान नहीं थी, ये थी साउथ अफ्रीकन एयरवेज की फ्लाइट 295। 27 नवंबर 1987 की रात ये बोइंग 747 ताइवान के ताइपे से उड़कर मॉरिशस होते हुए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जा रही थी। प्लेन में सवार थे करीब 140 यात्री और 19 क्रू मेंबर। लंबी उड़ान थी, ज्यादातर लोग अब नींद में डूब चुके थे। कोई अपनी सीट पर सिर टिकाए सपने देख रहा था, तो कोई खिड़की से बाहर झांककर नीचे फैले अंधे हिंद महासागर को देख रहा था। उनके दिमाग में बस एक ही सोच थी, सुबह जमीन दिखेगी और ये सफर खत्म हो जाएगा। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति सिर्फ दिखावे की है, कि इसी अंधेरे के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो इस उड़ान को एविएशन इतिहास की सबसे डरावनी कहानियों में बदल देगा। उस वक्त सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी अब शुरू होने वाली थी। कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पायलट की नजर एक पल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स पर ठहरती है, सब सही है, फिर भी दिल कह रहा था कुछ ठीक नहीं है। पीछे बैठे 140 यात्री बेखबर थे, कोई आंखें बंद किए सपनों में था, तो कोई अगले दिन की प्लानिंग कर रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान अब टाइम से नहीं, किस्मत से चलने वाली है। और तभी कॉकपिट में एक हल्की सी बीप सुनाई देती है, छोटी सी आवाज, लेकिन वही आवाज आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। कॉकपिट में वो बीप अब दोबारा सुनाई देती है और एक शब्द स्क्रीन पर दिखता है, स्मोक। कैप्टन समझ जाते हैं कि मामला सीधा नहीं है। प्लेन के अंदर नीचे कहीं से धुआं आने का संकेत मिल रहा था और कैप्टन जानते थे अगर प्लेन के अंदर नीचे आग लग जाए तो उड़ते हुए प्लेन में उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे केबिन में अब भी सब शांत था, 140 यात्री सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके नीचे कुछ गलत हो चुका है। कॉकपिट में खामोशी थी, लेकिन वक्त अब तेजी से निकल रहा था। कैप्टन तुरंत समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। कार्गो सेक्शन से धुएं का संकेत आना कोई आम टेक्निकल इशू नहीं होता। वे बिना समय गवाए मॉरिशस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि प्लेन में स्मोक की समस्या है। अब फैसला साफ था, इस ऊंचाई पर उड़ते हुए अगर कार्गो में आग फैलती है तो उसे काबू में रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कैप्टन प्लेन को नीचे लाने का फैसला करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सबसे नजदीकी रनवे तक पहुंचा जा सके। पीछे बैठे यात्री अब भी अनजान थे, उन्हें नहीं पता था कि कॉकपिट में हर सेकंड की कीमत बढ़ती जा रही है। जैसे ही प्लेन नीचे आना शुरू करता है, केबिन के अंदर माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। पीछे बैठे कुछ यात्रियों को अब हल्की सी जलने जैसी गंध महसूस होने लगती है। एयर कंडीशनिंग पहले जैसी नहीं लगती। केबिन क्रू समझ जाता है कि ये कोई आम बात नहीं है। वे यात्रियों को शांत रहने को कहते हैं, लेकिन खुद उनकी आवाज में भी तनाव छिपा होता है। कॉकपिट में पायलट इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर टिकाए रहते हैं। उन्हें पता है धुआं दिखना शुरू हो गया तो वक्त और कम हो जाएगा। अब ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, ये एक दौड़ बन चुकी थी, रनवे तक पहुंचने की दौड़। और हर गुजरता मिनट इस उड़ान को और ज्यादा खतरनाक बना रहा था। अब धुआं छुपा हुआ नहीं था, वो साफ तौर पर केबिन में दिखने लगा था। सबसे पहले पीछे की सीटों पर बैठे लोगों ने महसूस किया, सांस भारी लगने लगी, आंखों में जलन होने लगी। कुछ यात्रियों ने इधर उधर देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि ये उनके साथ ही क्यों हो रहा है। केबिन क्रू ने तुरंत मास्क निकालने शुरू किए। लोगों से कहा गया, शांत रहिए, अपनी सीट पर बैठिए। लेकिन अब डर फैल चुका था, क्योंकि धुआं सिर्फ आंखों को नहीं, दिमाग को भी जकड़ लेता है। कॉकपिट में पायलट ये सब सुन और महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था अगर धुआं इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो प्लेन को कंट्रोल में रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ लैंडिंग का नहीं था, सवाल था क्या लोग तब तक होश में रह पाएंगे। और वक्त अब तेजी से खत्म हो रहा था। कॉकपिट में अब फैसले का वक्त आ चुका था। कैप्टन जानते थे ये आग हवा में रहते हुए नहीं रुकेगी। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने घबराहट में नहीं बल्कि स्पष्ट आवाज
आवाज में कहा, प्लेन में आग है, हमें तुरंत नीचे उतरना है। कंट्रोल टावर ने पूरी इमरजेंसी घोषित कर दी। यहाँ से सबसे नजदीकी जमीन मॉरिशस थी। समस्या ये थी कि मॉरिशस अभी भी काफी दूर था। पायलटों ने ऊंचाई कम करनी शुरू की। जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया, केबिन में धुआं और गाढ़ा होता गया। पीछे बैठे लोगों को अब समझ आने लगा था, ये कोई मामूली दिक्कत नहीं है। कुछ लोग मास्क पकड़कर रो रहे थे, कुछ चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, और कॉकपिट में बैठे पायलट एक ही बात जानते थे, अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो ये उड़ान लैंडिंग तक नहीं टिक पाएगी। अब सवाल ये था, क्या मॉरिशस तक पहुंचना मुमकिन था या वक्त पहले ही हाथ से निकल चुका था। जैसे जैसे प्लेन नीचे उतर रहा था, धुआं अब सिर्फ पीछे नहीं रहा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कॉकपिट में भी हल्की सी जलन महसूस होने लगी, आंखों में चुभन, सांस भारी होने लगी। पायलट समझ चुके थे, आग अब सिर्फ कार्गो तक सीमित नहीं रही। केबिन क्रू ने बताया कि पीछे बैठे कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोग बेहोश होने लगे थे। पायलटों के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो हर हाल में मॉरिशस पहुंचो या फिर समुद्र के ऊपर वक्त के साथ लड़ो। इंस्ट्रूमेंट्स अब भी काम कर रहे थे, लेकिन धुएं की वजह से सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। हर सेकंड की कीमत अब जिंदगी से जुड़ चुकी थी। और इसी बीच कॉकपिट में एक और संकेत मिलता है, ऐसा संकेत जो बताता है कि हालात अब और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल ये था, क्या प्लेन इतने धुएं में भी कंट्रोल में रह पाएगा या फिर आग पायलटों से पहले अपना फैसला सुना देगी। अब सवाल सिर्फ आग का नहीं था, सवाल उन दो लोगों का था जो इस जलते हुए बोइंग 747 को संभाल रहे थे। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन डेविड जैकब्स ह्यूज, उम्र करीब 49 साल, जिन्हें 13,843 घंटों का उड़ान अनुभव था। ऐसे पायलट जिन्होंने जिंदगी में कई मुश्किल हालात देखे थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डेविड 12, उम्र करीब 37 साल, जिन्हें 7,362 घंटों का एक्सपीरियंस था। दोनों शांत थे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था, अगर ये आग काबू में नहीं आई तो उनके फैसलों के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पीछे 140 लोग थे जो उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी अब इन्हीं दो हाथों में थी। और ठीक उसी पल कॉकपिट में एक सच्चाई साफ हो चुकी थी, ये अब सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, ये वक्त के खिलाफ दौड़ बन चुकी थी। अब कॉकपिट में वक्त तेज चलने लगा था, धुआं बढ़ रहा था और इंस्ट्रूमेंट्स धीरे धीरे भरोसा तोड़ रहे थे। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर जानते थे, ये कोई छोटी तकनीकी दिक्कत नहीं है। अगर आग कार्गो सेक्शन में फैलती रही तो प्लेन ज्यादा देर हवा में टिक नहीं पाएगा। यही कैप्टन ने पहला बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हमें नीचे जाना होगा, और तुरंत। ऊंचाई कम करने का मतलब था यात्रियों के लिए खतरा, लेकिन ऊपर रहने का मतलब था सब कुछ खो देना। रेडियो उठाया गया, मॉरिशस एटीसी को कॉल की गई। आवाज शांत थी, लेकिन हालात नहीं। अब ये उड़ान अपने रास्ते पर नहीं थी, अब ये सिर्फ बचने की कोशिश थी। और यही वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही प्लेन नीचे उतरना शुरू करता है, कॉकपिट में एक अजीब बदलाव महसूस होता है। धुआं अब हल्का सा आगे बढ़ चुका था, सांस लेना मुश्किल होने लगा था और कॉकपिट की हवा भारी लग रही थी। फर्स्ट ऑफिसर ने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डाली। कुछ रीडिंग्स ठीक थी, कुछ जवाब देने में देर कर रही थी। ये साफ संकेत था, आग सिर्फ मौजूद नहीं थी, वो असर दिखाना शुरू कर चुकी थी। कैप्टन जानते थे, हर गुजरता सेकंड प्लेन को कमजोर कर रहा है, लेकिन पीछे बैठे 140 लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे, बिना जाने कि ऊपर क्या चल रहा है। अब ये सिर्फ फ्लाइट नहीं थी, ये समय के खिलाफ एक लड़ाई बन चुकी थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इससे भी बदतर होने वाले हैं। अब कॉकपिट में कोई शक बाकी नहीं था, धुआं बढ़ रहा था और समय तेजी से निकल रहा था। कैप्टन ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि इस ऊंचाई पर आग को काबू में रखना आसान नहीं होता। हर मिनट 140 जिंदगियों को और खतरे में डाल रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया। आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों के पीछे की चिंता साफ झलक रही थी। प्लेन को नीचे लाने का फैसला हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था क्या करना है, सवाल था क्या वक्त साथ देगा। पीछे कैबिन में लोग अभी भी बैठे थे, कोई सीट पर करवट बदल रहा था, कोई नींद में था। उन्हें नहीं पता था कि कॉकपिट में लिया गया ये फैसला उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है। और इसी फैसले के साथ ये उड़ान एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब हालात बदल चुके थे। जो धुआं पहले सिर्फ चेतावनी था, वो अब कॉकपिट तक महसूस
महसूस होने लगा। हल्की सी जलन आंखों में चुभने लगी। सांस लेते वक्त हवा भारी लग रही थी। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर समझ चुके थे ये आग अब छुपी नहीं रही। कैबिन क्रू को आगे बुलाया गया। पीछे से खबर आई, कार्गो के पास धुआं साफ दिख रहा है। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। कॉकपिट में किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे अगर धुआं ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंस्ट्रूमेंट्स एक एक कर जवाब देने लगेंगे और तब प्लेन नहीं किस्मत उड़ रही होगी। अब कैप्टन ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने कंट्रोल पकड़े पकड़े साफ शब्दों में कहा, हमें नीचे जाना होगा अभी। ऊंचाई जितनी ज्यादा धुआं उतना ही जानलेवा होता है, इसलिए प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाया जाने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया, लेकिन शब्द भारी थे। हमें कैबिन में स्मोक की समस्या है। ये कोई पैनिक कॉल नहीं थी, लेकिन खतरे का इशारा साफ था। पीछे कैबिन में अब लोग जागने लगे थे। कुछ को धुएं की गंध आ चुकी थी, तो कोई चुपचाप सीट पकड़कर बैठा था। अभी किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी, लेकिन प्लेन अब रूट से नहीं मुसीबत की तरफ मुड़ चुका था। धुआं अब काबू से बाहर था। कॉकपिट में स्क्रीनें एक एक कर बुझने लगीं, आवाजें टूट रही थीं, दिखाई कम हो रहा था। कैप्टन जानते थे अब प्लेन नहीं वक्त उड़ रहा है। उन्होंने आखिरी बार कंट्रोल संभाला, बस एक कोशिश, 140 जिंदगियों को जमीन तक पहुंचाने की। लेकिन समुद्र बहुत दूर नहीं था। कुछ ही पलों बाद वो बोइंग 747 हिंद महासागर की अंधेरी गोद में समा गया। न कोई मैडे कॉल पूरा हुआ, न कोई लैंडिंग, बस रह गईं खामोश लहरें। और एविएशन इतिहास का सबसे डरावना सवाल, असल में उस प्लेन में आग लगी क्यों थी? और यही वजह है कि फ्लाइट 295 आज भी एक कहानी नहीं, एक रहस्य है। आज भी लोग पूछते हैं, क्या फ्लाइट 295 को बचाया जा सकता था? क्या हादसा उसी पल तय हो गया था जब पहली बार धुआं उठा? या अगर फैसला कुछ मिनट पहले लिया जाता तो क्या कहानी बदल सकती थी? कमेंट में लिखिए, अगर आप उस कॉकपिट में होते तो आप क्या करते? और अगर आपको ऐसी रियल एविएशन कहानियां पसंद हैं जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सच्चे हादसों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।